मतलब अगर आप ये 8 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका जो है 8 मार्क्स का फिक्स हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 में कंपलसरी पूछेगा ही। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स 12th महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 5 के कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चंस के लिस्ट बना लिए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बाकी और जो दूसरे क्वेश्चंस थे उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और मैं अपडेट करूंगा जहां पे मैं एग्री डिसएग्री का जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा। और एक वीडियो अगर पॉसिबल हुआ शाम तक तो मैं जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन का भी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स का ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है। तो अगर आपने नई वीडियो देखा है तो आप जाके देख लीजिए। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके ऊपर भी वीडियोस मैं अपडेट टिल इवनिंग तक कर दूंगा, सो दैट कल आप माइंड फ्रेश होकर इजीली एग्जाम जाके देके आओ, राइट। अगर आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों ने देखा रहेगा वीडियोस। अगर नहीं देखे हैं, अगर आप ये न्यू देख रहे हैं वीडियो, तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बोर्ड पेपर्स का एनालिसिस भी किया है, राइट। तो वो सारी चीज़ें समझ में आएगी तो फिर ये आपको समझ में आएगा, राइट, कि ये क्यों क्वेश्चन नंबर 5 क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली बुक से ही आएंगे, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे सेकंड चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द गिवन आंसर टेबल, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन हेडिंग अलग रहेगा, बाकी टेबल क्वेश्चन ये रहेगा, ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है और आपको आंसर करना है। सबसे पहले क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज ड्रॉ द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी करो, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करना है वो मैं थोड़ा आपको जो है शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस है, ठीक है। एक्स एक्सेस को क्या ले लोगे, यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी। अब यूनिट ऑफ कमोडिटी कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। याद रखिएगा जो गैप है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ट्राई कीजिए कि इसका गैप जो है आपको मेजरमेंट नहीं करना है, एक जो है तुक्का ऐसे लेना है ताकि एक इक्वली रहे, ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। क्यों, क्योंकि कर्व क्या होगा, सही बनेगा फिर, ठीक है। अब ये वाई एक्सेस को हम लोग क्या लेंगे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम 1 से स्टार्ट, -1 से 0 हो रहा है, फिर 4 5 6 7 8 टिल कहाँ तक जा रहा है, 15 तक का जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, गैप ले सकते हो, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब एक डिफरेंस आप ले रहे हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बट आप ले सकते हो आपके हिसाब से। बट अगर आपके लाइक आप ड्रॉ कर रहे हो एग्ज़ाम में तो आप जैसे -1, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करके आप बना सकते हो, या फिर आप दो दो का गैप लेके बना सकते हो, ठीक है। आप जो है ड्रॉ कर लीजिएगा कैसे, आधा मैं डायग्राम आपको समझा दूंगा, एक डायग्राम, बाकी एक आप खुद से ड्रॉ करना होगा। अब देख लीजिए, जैसे नंबर ऑफ कमोडिटी क्या है, 1 है, तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी का मैं करो ड्रॉ करो, ठीक है, कितना 6 है। तो नंबर ऑफ यूनिट कहाँ पे है, ये साइड में है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कितना कमोडिटी है, 6 कमोडिटी, सो आई विल ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट आ गया। इसको अगर आप नहीं भी बनाओगे ना बॉक्स तो भी चलेगा, बट ये ऐसा डॉट बना दिया आपने। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम किया तो कितना यूटिलिटी, 5 था, तो जस्ट उसके नीचे डिफरेंस यहाँ पे सामने हो गया और ये 5, राइट। फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, कितना हो गया मार्जिनल, 4, तो थर्ड यूनिट यहाँ पे रहेगा, फोर्थ, ऐसा, राइट। तो ये फोर्थ का हो गया। उसके बाद जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, कितना मार्जिनल यूटिलिटी है, 0 है। तो जब फोर्थ कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 0 होगा, तो मतलब यही लाइन पे ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, कितना है, -1 है, तो फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ओके,
इस तरीके से जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बन गया। अब टोटल यूटिलिटी का आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सिमिलर रहेगा, जैसे 1 का 6 है तो 1 का यहाँ पे सेम ही रहेगा। फिर 2 का कितना 11 है तो 2 का 11 और यहाँ तक जाएगा, तो उस तरीके से ऐसा करके डायग्राम्स आपका बनेगा। ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम्स बनेगा। ठीक है, तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। अब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कितना 15 है, यहाँ पे 15 है, लेकिन उसमें ये वाला हम लोग कंसिडर करेंगे हाईएस्ट 15। जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया 15 है, तो क्या बोला, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उस टाइम 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल, जब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, अब यहाँ से बढ़ रहा था लेकिन यहाँ से गिरना चालू हो गया, 15 से 14 हो गया, तो जब टोटल यूटिलिटी फॉल मतलब कम हुआ, तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम क्या हो गया -1, मतलब बिकम नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको आंसर सॉल्व करना है। कैसे लिखेंगे आप, सिंपली जो है एग्जाम में जो है आपको पूरा क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर्स का हेडिंग दो। ठीक है, आंसर, फिर ये फर्स्ट का आपने बना दिया, फिर इसके बाद जो है आंसर सेकंड का दो, फिर उसमें सेकंड का ए क्या है 0 है, फिर उसके बाद बी का क्या है नेगेटिव, बी का क्या है नेगेटिव। उस तरीके से जो है आपको आंसर्स लिखना है। ये दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। तो चैप्टर 3 में ये आपको डायग्राम दिया है। ठीक है, ए डायग्राम दिया है और यहाँ पे बी डायग्राम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में जैसे डायग्राम ए रिप्रेजेंट्स इन डिमांड। अब देखो डायग्राम को समझ लो पहले क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर्स आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन डायग्राम क्या है वो समझना आपको ज़रूरी है। देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या दिया है प्राइस दिया है, एक्स एक्सिस क्या दिया है क्वांटिटी डिमांड दिया है। नाउ जब प्राइस पी से क्या हो गया P1 हो गया, मतलब पहले प्राइस कितना था P, अब क्या हो गया P1 हो गया, तो प्राइस जब क्या हुआ फॉल हुआ, कम हुआ, तो डिमांड पहले कितना था Q था, अब कितना हो गया Q1 हो गया। सो डिमांड व्हेन प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीज, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, तो किस डिमांड बढ़ रहा है तो उसको इंक्रीज होगा, तो उसको वर्ड कौन सा डिफाइन किया है वेरिएशन डिमांड में, एक्सपांशन डिमांड किया है, राइट। अब ये क्या है लेफ्ट है, दिस इज ये लेफ्ट है और ये साइड आ रहा है मतलब क्या राइट है। तो अब जो है इसमें क्या रहेगा एक्सपांशन डिमांड आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा लेफ्ट टू राइट या डाउनवर्ड, आप बोल सकते हो कि लेफ्ट टू राइट आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है, राइट, डाउनवर्ड हो रहा है। कहाँ से, प्राइस जब फॉल हुआ डिमांड बढ़ गया, तो पहले ए था अब क्या हो गया बी हो गया, तो डिमांड डाउनवर्ड है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो एक्सपांशन इन डिमांड, दूसरा क्या है डाउनवर्ड। अब ये वाले केस में क्या हो रहा है, देखो ए वाले केस में प्राइस क्या है पहले पी था अब क्या हो गया P2 हो गया, तो ये वाले केस में प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है घट रहा है। तो ये क्या हो रहा है बी से ए जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये अपवर्ड जा रहा है, किधर पे जा रहा है ये अपवर्ड। तो जब ये अपवर्ड जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला इन डायग्राम्स मोमेंट, डायग्राम का मोमेंट क्या हो रहा है अपवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे देखो अपवर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है कम हो रहा था तो कॉन्ट्रैक्शन है, क्या है कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा था यहाँ पे घट रहा है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वेरिएशन डिमांड में क्या होता है डिमांड चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। नाउ इफ द प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन, व्हेन प्राइस इंक्रीज बट डिमांड डिक्रीज दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन, राइट। दो टाइप्स है तो इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं थर्ड चैप्टर का ही, यहाँ पे ऑब्जर्व द गिवन, ये जो है चेंज इन डिमांड का दिया है, किसका दिया है ये चेंज इन डिमांड। अब बोलोगे सर चेंज इन डिमांड क्या होता है, चेंज इन डिमांड मतलब क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट लाइक कोई कमोडिटीज का डिमांड चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, यहाँ पे प्राइस जो होता है वो क्या होता है P इज रिमेन द सेम, क्या होता है रिमेन दी सेम, मतलब रिमेन कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या कहलाता है चेंज इन डिमांड। व्हाट इज चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज हुआ किसकी वजह से अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस क्या था यहाँ पे कांस्टेंट। नाउ आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज अदर फैक्टर, फॉर एग्जांपल बारिश, अभी जो है गर्मी का सीजन चालू हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे जो कोल्ड ड्रिंक्स के डिमांड होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बढ़ा किसकी वजह से, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा, प्राइस के कम ज़्यादा नहीं, किसकी वजह से सीजन की वजह से। सो सीजन विल बी कंसिडर एज अदर फैक्टर्स। कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आप डिमांड कर रहे हो, तो वहाँ पे प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे किसकी वजह से फेस्टिवल्स की वजह से। फेस्टिवल विल बी कंसिडर एज अ कल्चरल एक्टिविटीज, तो वो दैट विल बी कंसिडर एज अ अदर फैक्टर्स, राइट। आपका इनकम बढ़ गया, आपने आपको कहीं से
आप कहीं जॉब करते थे, ज़्यादा इनकम आपको मिलने लग गया, तो आप डिमांड क्या कर ज़्यादा करने लग गया। सो डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, सो इनकम विल बी कंसिडर एज अदर फैक्टर्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अब ये डायग्राम में देखो, एक तो पहले D1 है, फिर उसके बाद जो है ये D2 है, ठीक है। अब यहाँ पे D भी दिया है। अब D का जैसे मान लीजिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले कितना डिमांड था, Q था, अब Q1 हो गया। तो जब Q1 हो गया तो यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो। अगर डिमांड करो क्या हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो जब राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दैट इज फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्ट शिफ्ट वर्ड, अब देखो ये पहले क्या था, पहले राइट शिफ्ट हुआ तो डिमांड इंक्रीज था, अब लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, राइट। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के जगह पे आप रिमेन द सेम भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिमेन द सेम। और जो है जैसे यहाँ पे प्राइस के अंदर इसमें आंसर दिया ओपी, सो यहाँ पे प्राइस रिमेन ओपी दे दिया है, दैट इज ओरिजिन एनओपी। तो ये भी आंसर सही है, लेकिन रिमेन द सेम लिखोगे तो भी चलेगा, रिमेन द कांस्टेंट तो भी चलेगा, सेम आंसर है, ठीक है। फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड डिमांड किसके अंदर आते हैं, चेंज इन डिमांड, क्योंकि चेंज इन डिमांड का कंसेप्ट मैंने बताया, उसके अंदर दो टाइप के डिमांड होते हैं, एक इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे क्या था, वेरिएशन डिमांड में एक्सपांशन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिमांड के अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। सो इस तरीके से जो है आपको आंसर सॉल्व करना है। नाउ अब जो है उसी चैप्टर, थर्ड चैप्टर का एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको पहला क्या बोलता है, कंप्लीट दी मार्केट लाइक मार्केट डिमांड शेड्यूल्स। तो ये प्राइस है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, प्लस कर दो इसको, 13 हो गया, 5 2 7 7 7 6 11 11, एक एक कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। इस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ, 12 प्लस 11 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 आई गेस 33 हो जाएगा, ठीक है। कुछ रॉन्ग हो जाएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। 10 प्लस 9 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 20, 20 प्लस 27 आई गेस, यस। अब ये 10 6 4 10 18 है ना, ये हो सकता है कैलकुलेशन। एक बार ये वापस 10 20 30 33 बराबर है, 10 20 30 प्लस 40 40, ओके, 40 और 3 बराबर, ये करेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके मार्क्स मिल गए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन दी मार्केट शेड्यूल्स। अब अपने को क्या करना है, मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। तो यहाँ पे अगेन क्या करोगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांड, ओके। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कौन सा हम लोग कर रहे हैं, मार्केट डिमांड का कर रहे हैं। तो मार्केट डिमांड कितना 43 है, 33। तो अब यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, नहीं, हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे 18 से। अब यहाँ पे जो है हम लोग जैसे मान लीजिए 18 लिख दिया है, फिर उसके बाद 27, फिर 33, फिर उसके बाद जो है 43, राइट। फिर उसके बाद प्राइस कितना है, प्राइस ये वाला हम लोग लिखेंगे 25 35, तो प्राइस विल बी 25 30 35 प्लस 40। अब 25 प्राइस जब था तो कितना क्वांटिटी डिमांड था, 25 प्राइस था, तो हमारा डिमांड कितना था, 43 था, राइट। जब 30 प्राइस हुआ तो कितना हुआ, 33। जब प्राइस 30 था तो हमारा कितना हुआ, 33। फिर जब प्राइस 35 हुआ तो 27, 35 इज इक्वल टू 27। फिर उसके बाद 40 हुआ तो कितना हो गया, 18 हो गया, राइट। तो ये हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, कुछ इस तरीके से जो है ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे जो है आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस करना है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 3 का बी से है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें जो है ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिकल मेथड वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है पूछा है कि ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। डिमांड एट पॉइंट सी इज़ रिलेटिवली इलास्टिक, ये आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पॉइंट बी इज़ यूनिटरी इलास्टिक। अब ये वाला बी वाले पे जो है
ये यूनिटरी इलास्टिक है। तो अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पता है? अगर नहीं पता है फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, या आप रट्टाफिकेशन करोगे तो भी मिस्टेक करोगे। क्यों? देखो, यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या होता है? व्हेन इक्वल चेंज इन डिमांड एंड सब जो है प्राइस। अब क्या बी पॉइंट पे इक्वल है, क्या डी वाले पॉइंट पे इक्वल है? बी वाले पॉइंट पे नहीं है, तो अल्टीमेटली बी क्या हो जाएगा, जो है फॉल्स हो जाएगा, राइट। एट पॉइंट डी, अगर डी पॉइंट में परफेक्टली इनइलास्टिक, ये भी क्या फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिटरी है। ये वाला पॉइंट जो है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो मेरा जो मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्वेश्चन देख लेना, फिर इसमें सॉल्व कर लेना, इजीली हो जाएगा, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बेसिकली, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, है ना। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस स्पेसिफिक वीडियो का, ठीक है। अब हम लोग थर्ड बी का एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे वही सेम चीज़ है, क्या बोला, आइडेंटिफाई द डिफाइन कंसेप्ट। अब देखो ये वाला जो है, ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्यों इनइलास्टिक? परफेक्टली क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो डिमांड है वो सेम है, तो ये मतलब परफेक्ट हो गया, ठीक है। इनइलास्टिक क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस के अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके ऊपर कोई डिमांड का इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे सॉल्ट का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। देखो ये वाई एक्सिस क्या प्राइस है, तो प्राइस बढ़ते जा रहा है लेकिन डिमांड क्या अपना सेम है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक। और उसके जस्ट सामने यहाँ पे प्राइस क्या है, सेम है, बट डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्टली। लेकिन ये क्या होगा, इलास्टिक, क्योंकि डिमांड क्या हो रहा है, इन्फिनिट चेंज हो रहा है, सो ये परफेक्टली इलास्टिक होगा। और ये वाले केस में क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है और डिमांड भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों इक्वल चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा। ये वाले केस में प्राइस थोड़ा चेंज हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो ये क्या होगा, परफेक्टली ये रिलेटिवली इलास्टिक होगा। देख लो आप, एट पॉइंट डी रिलेटिवली इलास्टिक। क्यों, ये मैं क्यों बोला रिलेटिवली इलास्टिक? बिकॉज स्मॉल चेंज और लेस चेंज इन प्राइस और ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड के अंदर ग्रेटर चेंज हो रहा है, प्राइस थोड़ा चेंज हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिवली। यहाँ पे मैंने परफेक्टली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे डिमांड परफेक्ट था। यहाँ पे परफेक्टली क्यों बोला, क्योंकि सॉरी यहाँ पे प्राइस क्या था, परफेक्ट था। यहाँ पे क्यों परफेक्टली इनइलास्टिक बोला, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सेम था डिमांड। सो प्राइस चेंज हुआ, इंक्रीज हो रहा, बट डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो दैट विल बी इनइलास्टिक। यहाँ पे प्राइस थोड़ा चेंज हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज, तो चेंज हो रहा है ना, प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड भी चेंज हो रहा है, रिलेटिवली हो गया, क्या होगा, इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि इनइलास्टिक में कम डिमांड चेंज होता है, इलास्टिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिमांड चेंज होता है, राइट। और यहाँ पे दोनों इक्वल चेंज थे, तो ये यूनिटरी इलास्टिक है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप इजिली आंसर इसके दे सकते हो। अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आप नहीं दे पाओगे, राइट। तो आई एम श्योर आपको समझा होगा, राइट। अब चैप्टर 4 में अगेन ये मार्केट सप्लाई वाला जो दिया, हम लोग डिमांड में जो सॉल्व किए थे। अब देखो यहाँ पे ए दिया है, बी, सी, 3 फॉर्म है, टोटल कितना 100 है, तो 40। अब देखो 100 माइनस 40 प्लस 20, 45 प्लस 20 कितना हो गया, 65 हो गया। तो 65, 100 में से 65 माइनस करेंगे तो इधर कितना आएगा, 10 का 5, फिर उसके बाद 9 में से 6 गया तो 3, 35। तो इधर आंसर कितना आ जाएगा, 35। 35 प्लस 20 प्लस 45 इज इक्वल टू 100। 37 प्लस 30 प्लस 45 तो कितना होगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 3 6 6 4 10 10 10 और 1 11, 112 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये 40 प्लस 55 इज इक्वल टू 35, तो 135 माइनस कर दो दोनों को प्लस करके, 55 प्लस 40 कितना हो गया, 5 और 9 95 हो गया, 0। 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4 बचा, तो इधर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 प्लस 40 80 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135, राइट। 4 4 दूनी 8, 4 3 12 12 1 13, राइट, 35 करेक्ट। अब ये 154 है, तो 154 में 44 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 4 9 94, 0। 15 में से 9 गया, कितना हुआ, 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको जो है ये टेबल कंप्लीट करना था ना, कंप्लीट द लाइक क्वांटिटी ऑफ पोटैटो सप्लाइड बाय द फार्म एंड मार्केट। तो ये वाला हो गया, ड्रॉ द मार्केट डिमांड करो। नाउ आप क्या करोगे, इसको रफ करता हूँ मैं। आप क्या करोगे, अगेन सेम, सॉरी, क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। अब ये क्या हो गया, आपका क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड कितना है मार्केट सप्लाई का 100, 112, 135, 154। तो ऐसे लिखोगे 100, 112, फिर उसके बाद 135, फिर कितना 154, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस है, प्राइस 1 2 3, प्राइस 1 2 3 4 एंड 5। नाउ जब प्राइस 1 रुपीज़ था कितना क्वांटिटी सप्लाइड था 100 था, तो प्राइस 1 पे कितना क्वांटिटी सप्लाइड 1 था, 2 पे कितना था 112 था, राइट। तो फिर 3 पे 1835 था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका सप्लाई का जो है बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको ड्रॉ करना है। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा ना। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, सप्लाई का ही हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया, क्वांटिटी सप्लाइड दिया है, ठीक है। अब देखो 200 के बाद 300, तो मतलब यहाँ पे गैप कितना है, अब कैसे आप समझोगे, जैसे अब कंप्लीट लाइक अबाव कंप्लीट, अब ये दोनों में डिफरेंस कितना है, फिर देखो 300 से 350 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। गिव मी अ मिनट, ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 के बाद 300, 300 के बाद 350, अब ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ओके, नाउ आपको डायग्राम्स बनाना है और रिलेशनशिप बताना है इसके अंदर। तो सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हो। अगेन एक्स एक्सेस, दिस इज़ वाई एक्सेस, ये क्या है प्राइस है, और ये क्या है क्वांटिटी सप्लाइड है। अगर कुछ गलत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ द टेबल एंड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस सप्लाई। अच्छा, मतलब इनवर्स ये डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। तो ये प्राइस क्या है 10, 15, फिर उसके बाद 20, 25, 30, 35 प्लस 40। इस तरीके से क्वांटिटी सप्लाइड में क्या लिखोगे आप 200, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 300। इस तरीके से लिख के क्या करना आपको डायग्राम ड्रॉ करना। अब एक मैं बता देता हूँ, जैसे 10 रुपये प्राइस था, कितना था 200, तो 10 रुपीज़ प्राइस, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। 15 रुपीज़ प्राइस 250, 15 रुपीज़ प्राइस 250। आप बॉक्स भी बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, राइट। तो इस तरीके से अब ये दोनों के ये कि रिलेशनशिप पूछा है क्या है, तो रिलेशनशिप क्या है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस यहाँ पे क्या था कम था तो सप्लाई भी क्या था कम था। यहाँ पे प्राइस क्या है ज़्यादा है तो सप्लाई भी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, सिंपल आंसर। फिर उसके बाद एक टेबल और हम लोग डिस्कस करते हैं, ये जो है 5th चैप्टर से है। 500 प्लस 400, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 200 है, मतलब यहाँ पे 300 होगा, और यहाँ पे 200 मतलब यहाँ पे 100 होगा। 100 के बाद 200 मतलब 300 था तो 200, यहाँ पे 400, राइट। इस तरीके से जो है बताना है आपको। हो गया एक टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हो गया एक मार्क्स। ड्रॉ द इक्विलिब्रियम। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों डायग्राम। कौन सा, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस। ये क्या है क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों है, क्वांटिटी डिमांड सप्लाई दोनों है, और ये क्या है प्राइस है। अब प्राइस कितना है 10 से लेके 50 है, तो प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। ना क्वांटिटी सप्लाइड कितना है 100 से लेके 500 है, 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है, इतना ही है। अब डिमांड का आपको करो ऐसे बनेगा, सप्लाई का करो ऐसे बनेगा, जहाँ पे ये है यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा इस तरीके से। दिस इज सप्लाई करो एस एस डी डी, दैट इज डिमांड करो। तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा कि भाई 10 प्राइस पे था तो कितना क्वांटिटी सप्लाइड था 100, है ना। प्राइस जब 10 था क्वांटिटी सप्लाई कितना 100 था, प्राइस जब 10 था 500 डिमांड था। देखो यही वाले पॉइंट पे जब प्राइस 10 था कितना क्वांटिटी सप्लाइड था यहाँ पे, तो डिमांड इस तरीके से मतलब यहाँ पे रहेगा बेसिकली, है ना। इस तरीके से जो है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। डायग्राम्स ड्रॉ करके मुझे आप जो है बता सकते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया, डिटेल में वीडियो बनाया, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर आता है ये जो है क्वेश्चन नंबर लाइक एक आई गेस 9th चैप्टर से 10th चैप्टर से आई गेस, ठीक है। पब्लिक फिनांस है। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट द कन्वेंशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी। कन्वेंशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी इज दैट, यहाँ से आंसर आएगा, इज दैट गवर्नमेंट वुड मेक द पीरियोडिक पेमेंट टू लुक आफ्टर द ओल्ड एज पेंशन, यहाँ तक का। तो आपका ये फर्स्ट का आंसर हो गया, आंसर 1, ठीक है। उठा के ये सेम चीज़ कॉपी कर दिया।
अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्चुअल चेंजेस सजेस्टेड इन द गिवन पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या, द आइडिया शुड बी itself change in writings to beneficiary institutional arrangement to take care of beneficiary including the, यहाँ तक आंसर हो जाएगा सेकंड का। इस तरीके से जो आपको आंसर्स लिखना है, यहाँ पे आंसर्स लिखा है किस तरीके से, पैराग्राफ का ही उठा के आंसर लिखना डायरेक्टली। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ के आना, क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद ये जो है लास्ट चैप्टर में दिया है क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे एक टेबल दिया है, नीचे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द लीस्ट शेयर इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स 2015-16। तो ये वाला हम लोग कंसिडर करेंगे क्या, नहीं, ये वाला 2015 लीस्ट, ये जो इम्पोर्ट्स का बताया, ठीक है, लीस्ट किस में है, तो ये वाले 1.9 में है, तो ये किसका है, यूरोपियन यूनियन। तो आंसर विल बी आंसर क्या लिखोगे, फर्स्ट का 1 पॉइंट, अब जो बुक में लिखा है वही 1.9 क्या है, ईस्टर्न यूरोपियन करके आप लिख दोगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द मैक्सिमम शेयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट्स 1991। तो 1991 में मैक्सिमम किसका है, OECD का है, तो वही लिख दोगे OECD का। परसेंटेज लिखना है तो परसेंटेज लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरीके से। फिर एक्सपांड क्या है, एक्सपांड द एब्रिविएशंस ऑफ OECD एंड ओपेक। तो अब इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप इजीली कर सकते हो, ओपेक का फुल फॉर्म एंड OECD का फुल फॉर्म। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्टेट योर ओपिनियंस रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ 1991 एंड 2015। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1991 में और 2015 में पहले इतना था, अब इतना हो गया ओपेक का। फिर ईस्टर्न का पहले 7.8 था, अब 1.9 हो गया इम्पोर्ट्स। और यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस का कितना था, 18, अभी कितना हो गया 43%। तो आप खुद से क्या कर सकते हो, इसमें बता सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो कि भाई अभी जो है इंडिया इस कंट्री कम्स अंडर डेवलपिंग नेशन, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इंडियाज इम्पोर्ट्स इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। फिर उसके बाद जो है, हाउ मच इज परसेंटेज इन द क्या है, इम्पोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस 2015, 16 एंड 19। तो कितना है 24.4, मतलब कितना डिफरेंस, कितना इंक्रीज कितना हुआ है, पहले कितना था 18.6 था और अभी कितना है 14.3। तो माइनस कर दो भाई, 43.2, फिर उसके बाद माइनस करो 18.6। नाउ 2 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लेगा, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, इधर 2 बचा, उधार लिया, 8 4 12 4 हुआ, फिर इधर एक 3 बचा, उधार ले लिया था तो इधर 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 हुआ, तो 2.24.6। सो हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा, 24.6। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है 6 से 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो ये 8 से 10 क्वेश्चन है जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको 8 मार्क्स के लिए पूछेगा। मतलब अगर आप ये 8 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका जो है 8 मार्क्स का फिक्स हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 में कंपलसरी पूछेगा ही, राइट, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।